नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भारत के इतिहास में हिंदुओं के लिए एक ऐसा काला कानून जिसकी पोल खोली पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने। वीडियो देखें। मैं तिलक लगाऊं, मैं चोटी रखूं, मैं गेरुआ बस पहनूं, मैं रुद्राक्ष पहनूं, ये मेरी मर्जी है। इसका मुझे अनुमोदन किसी से नहीं कराना भाई, और भाईजान से तो बिल्कुल नहीं कराना। हम भाईजान के लिए जान देते देते अब हमारी जान नहीं बच रही। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने ना तो उसको कैबिनेट की मंजूरी थी, न ही सरकार का प्रस्ताव था, और यह कहा कि हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं कि भारत के अंदर 5 मजहब के लोग माइनॉरिटी में हैं और इनको माइनॉरिटी घोषित कर दिया जाए। और यकायक 1993 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बन गया। किसी ने आज तक यह पूछा नहीं कि भारत में माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना, इसकी जरूरत क्या थी, और माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है भारत में, कौन माइनॉरिटी होगा, किस बुनियाद पे होगा, उसका बेसिस क्या होगा, यह किसी ने नहीं पूछा। क्योंकि हमारा तो एजेंडा ही कुछ और है, हमको क्या लेना देना है। 1993 में चुप रहे आप। 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून में वो तरमीम की गई, वो अमेंडमेंट किया गया कि भारत राष्ट्र की इंच इंच जमीन आपकी नहीं है। लेकिन हमें तो ये यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी तो कोठी है, हमारा तो फार्म हाउस है, 4 गार्ड हैं, 5 गाड़ियां हैं, बेटा अमेरिका में है, हमको कौन हटा सकता है। हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं अभी भी। 95 निकल गया, उसके बाद की सरकारों का आपको पता है, लेकिन उनका अपना एजेंडा देखिए। 2004 में अटल जी की सरकार चली गई। उन्होंने इस पूरे दौर में कभी नुकसान का सौदा नहीं किया। जो 1 जून 1949 को भोपाल में विलय करने में समय लगा, वो ये समझ गए थे कि इस देश में कैसे यहां के नेताओं को खरीदा जाए, कैसे बुद्धिजीवियों को खरीदा जाए, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी गिनती इतनी नहीं है कि कभी संसद में वो 245 या 280 आएंगे। वो जानते थे, इसलिए उन्होंने वही फार्मूला अपनाया आपके ऊपर। 95 चला गया। जैसे ही उनकी 2005 में सरकार आई, ये मैं आपको इसलिए सिस्टम समझा रहा हूं ताकि जब मैं बताऊं तो आप समझ सके कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सारे तथ्य हैं, इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। 2005 में भारत विभाजन के समय 2 लोग भारत आए। एक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डिस्ट्रिक्ट चकवाल से आए और एक लाहौर से आए। लाहौर वाले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और चकवाल से आने वाले देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। 1905 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके थे, क्योंकि ऊपर वालों का एजेंडा था कि एक बार यह सरकार आ गई है अटल जी की, अब यह दोबारा ना आए, इसका परमानेंट इंतजाम करो। तो ना कैबिनेट का फैसला, ना पार्लियामेंट का फैसला, यकायक यहां यह कहा गया कि भारत में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है इनकी, इनके पास बिजनेस करने के भी पैसे नहीं है। लिहाजा एक सच्चर कमीशन नाम का फ्रॉड बना, जिसने यह अध्ययन करके दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं, हर जगह पिछड़े हुए हैं। पता नहीं कौन सा पैमाना था, किस इंची टेप से उन्होंने नापा कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं। और 2006 में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट दे भी गई, न राष्ट्रपति के साइन हुए, न कैबिनेट का फैसला, न पार्लियामेंट में उसे अप्रूवल हुआ, लेकिन सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के तहत 5,500 करोड़ का आज की डेट में बजट है, जो शुद्ध रूप से मुसलमानों को दिया जा रहा है। क्यों उनको टैक्स फ्री लोन देना, सॉरी ब्याज फ्री लोन्स देना है, धड़ल्ले से दे रहे हैं। हम तब भी चुपचाप बैठे रहे, हम बोलते ही नहीं, और हमको लगता है कि सब काम सरकार करेगी।
सरकारें भी 2014 के बाद से मुझे एहसास होता है कि अगर आपके लिए कोई काम सरकार कर भी दे तो आप फिर भी सड़कों पे निकल के उसका धन्यवाद नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं ठीक है फेसबुक पे कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया। क्या आपके अंदर इतनी कुंठा, इतनी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है कि आप अपने ही आदमी की तारीफ नहीं करना चाहते, क्योंकि कभी कोई सरनेम से चिंतित होने लगता है, कभी उसके इलाके से कोई चिंतित होने लगता है, कभी कोई उसकी वेशभूषा से चिंतित होने लगता है। आप चाहते क्या हैं? 900 साल के बाद भी आप इस स्थिति में आए हैं कि आप आज भी अपने मन की बात 900 साल के बाद कह पा रहे हैं। आपको हर एक का अनुमोदन क्यों चाहिए? मैं तिलक लगाऊं, मैं चोटी रखूं, मैं गेरुआ वस्त्र पहनूं, मैं रुद्राक्ष पहनूं, यह मेरी मर्जी है। इसका मुझे अनुमोदन किसी से नहीं कराना भाई, और भाईजान से तो बिल्कुल नहीं कराना। हम भाईजान के लिए जान देते देते अब हमारी जान नहीं बच रही। लिहाजा हम आज भी इस कोशिश में हैं कि हम जब तक किसी पार्टी के 2% के मेंबर नहीं बनेंगे, प्रवक्ता नहीं बनेंगे, तो पार्टी के लिए अगर पार्टी के द्वारा उस सरकार ने कोई बड़ा काम कर दिया है तो मंचों से खड़े होकर के बिना लालच के उसकी तारीफ करने में भी झिझकते हैं। इसलिए कोई भी आदमी जो सत्ता के शीर्ष पे बैठेगा, क्योंकि वहां की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हम नहीं जानते, हम 5 से 6 लोगों का परिवार दिन से ढंग से चला नहीं पाते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को सुबह उठने से लेके रात के सोने तक 20-25 एडवाइस जरूर दे देते हैं। यह काम अभी क्यों नहीं किया? यह पहले करना चाहिए था। इसमें क्या जा रहा था कुछ पता नहीं हमें, और उसी से जनमानस तैयार करते हैं। इसलिए आज का सबसे बड़ा संकट यह है कि वो भी यह जानता है कि मैं भी इसी समाज से निकला हूं, इसलिए उसको साइकोलॉजी पता है। लेकिन अब अगर ये जो ऐतिहासिक क्षण है, ये जो चंद साल हैं आपके सामने, इन सालों में मैं पब्लिकली कहता हूं, ना हम 47 में थे, ना 1950 में थे, ना अंबेडकर को देखा, ना पटेल को देखा, ना नेहरू को देखा, और गांधी को देखना नहीं चाहते थे हम। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज भी आपको और मुझे एक क्षण मिला है, एक लम्हा है। ये बहुत दिन तक नहीं रहने वाला। हम सोचे कि नहीं, अब तो राम राज आ गया है, एक आदमी बिठा दिया है, अब वही सब कुछ करेगा। शाम को गृह मंत्री हमारा दरवाजा खटखटाएगा, पूछेगा आप लोग ठीक ठाक सो रहे, मैं जाऊं? ये लम्हा हर दिन कम हो रहा है, ये क्षण बहुत कम है। इसलिए इस गफलत में मत रहिए कि अब तो बस हम ही हम हैं। आपने 900 साल के बाद अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन पहली बार किया है, और अगर आप गलती से इसमें गफलत में पैदा हो गए तो ध्यान रखिए कि आपका शत्रु आपकी इस क्षमता के खिलाफ किस हथियार को इस्तेमाल करना है वो। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज यानी 1 सितंबर से बदल गए हैं ये नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा गहरा असर। आज से सितंबर का महीना शुरू हो गया है और पहली तारीख के साथ गैस सिलेंडर के दाम से लेकर बैंकिंग नियमों तक कई बदलाव लागू हो गए हैं। जी हाँ, और इसी के साथ नया महीना कई तरह से आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। आइए बताते हैं इसके बारे में। रसोई गैस की कीमतों में कटौती। रसोई गैस की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की गई है। जी हाँ, ये कटौती कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में की गई है। 1 सितंबर से दिल्ली में 1 इंडेन के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 91 रुपये, कोलकाता में 100 रुपये और मुंबई में 92 रुपये
चेन्नई में 96 रुपये सस्ता मिलेगा। टोल टैक्स पर देना होगा ज़्यादा पैसा। यमुना एक्सप्रेसवे जरिए दिल्ली आने जाने वालों के लिए बड़ी खबर यह है कि 1 सितंबर से लागू नई बढ़ोतरी के अनुसार कार, जीप, वैन, अन्य हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल टैक्स के रेट में ₹2.50 प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर ₹2.65 तक कर दिया गया है, यानी प्रति किलोमीटर 10 पैसे की वृद्धि की गई है। गाज़ियाबाद में बढ़ेगा सर्किल रेट। अगर आप गाज़ियाबाद में प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो यहाँ पर ज़मीन खरीदने के लिए आज से आपको अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। गाज़ियाबाद में सर्किल रेट 2 से 4% तक की बढ़ोतरी की गई है। इंश्योरेंस एजेंट को झटका। IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इंश्योरेंस एजेंट्स को 30 से 35% की बजाय 20% ही कमीशन मिलेगा। PNB KYC अपडेट्स की डेडलाइन ख़त्म। पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों से लंबे समय से KYC अपडेट कराने को कह रहा था। आज से KYC अपडेट कराने की डेडलाइन ख़त्म हो गई है और इस काम को पूरा करने के लिए बैंक ने आखिरी तारीख 31 अगस्त 2020 तय की थी। जी हाँ, दरअसल बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपने KYC अपडेट नहीं किया तो आपको अपने खातों से पैसों का लेन देन करने में दिक्कत आ सकती है। NPS के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। आज से NPS खाता खोलने पर कमीशन का भुगतान पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर किया जाएगा। ऐसे में ये कमीशन 1 सितंबर 2022 से ₹10 से लेकर ₹15,000 तक का होगा।